हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको एसएससी सीजीएल के जितने भी पोस्ट है ना उसके बारे में आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। प्लस आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, आपको कौन सा पोस्ट सेलेक्ट करना चाहिए उसके बारे में बताने वाला हूँ। अभी एसएससी सीजीएल 2023 का मार्क्स आया है तो बहुत सारे लोगों को प्रेफरेंस अब भरना होगा, तो उन्हें कैसे भरना चाहिए मैं वो भी बताने वाला हूँ। आपका प्रेफरेंस किस हिसाब से आपको रखना चाहिए, और मेरा जॉब का एक्सपीरियंस जो है 5 साल का जॉब का एक्सपीरियंस वो भी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ कि कौन सी पोस्ट आपको ऑप्ट करना चाहिए जिससे कि आपको फ्यूचर में आगे काफ़ी इजी होगा आपका लाइफ और आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, तो वो सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। पढ़ाई के हिसाब से आपका कौन सा पोस्ट बेटर होगा, काम जिसमें वर्कलोड ज़्यादा होगा, किस में आपको वर्दी मिलेगी, किस में कितना सैलरी मिलेगी, किसकी कहाँ पे पोस्टिंग होगी। तो ये सब चीज़ें मैं एक एक करके सारे पोस्ट के बारे में बताने वाला हूँ। इस वाले पोस्ट सीजीएल एग्ज़ाम में लगभग अभी 58 पोस्ट है, 58 पोस्ट है टोटल। तो सभी के बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगा, कितनी सैलरी कहाँ है, कहाँ पोस्टिंग होती है। ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया ओवरऑल लग जाए कि हाँ हमें कौन सी पोस्ट लेना चाहिए, प्रेफरेंस कैसे भरना चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि बहुत सारे पोस्ट के बारे में बताने वाला हूँ कि किसमें कलर ब्लाइंड एलिजिबल है, किसमें मेडिकल टेस्ट होता है। ये सब सारी चीज़ें वन बाय वन एक एक पोस्ट करके मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये चीज़ आपको बता दूं कि ना जो एसएससी सीजीएल में ना 4 टाइप के पोस्ट होते हैं। एक तो होता है 4800 ग्रेड पे वाला पोस्ट होता है, 4800 ग्रेड पे। ठीक है, गैजेटेड पोस्ट होता है। उसके बाद 4600 ग्रेड पे होता है। ठीक है, उसके बाद 4200 होता है, और उसके बाद फिर 2400। ठीक है, तो 4 तरह के पोस्ट ये होते हैं, सबकी सैलरी अलग अलग है। और आपको कैसे मिलता है, आपका रैंक के हिसाब से आपको मिलता है। रैंक और आपका प्रेफरेंस जो चूज़ करते हो उसके हिसाब से। अगर आपका रैंक अच्छा आता है तो आपको हायर पोस्ट मिलती है, अगर आपका रैंक अच्छा नहीं आया तो आपको लोअर वाली पोस्ट मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो 1 नंबर और 2 नंबर सीरियल नंबर 1 2 पे दिया हुआ है, A01 पोस्ट कोड और A01 2 पोस्ट कोड। इसमें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है, जो कि गैजेटेड पोस्ट है दोनों। ठीक है, गैजेटेड ऑफिसर आप इससे बनते हो। इसमें वैकेंसी कितनी है, 225 है ऑडिट ऑफिसर में, और 28 जो है आपका अकाउंट सर्विसेज में होती है। लेवल 8 होता है, पे मैट्रिक्स एक होता है, उसमें लेवल 8 पे आप आते हैं। 1 से स्टार्ट होता है लेवल, जो एमटीएस का लेवल होता है, और 8वें लेवल पे आप जाते हो इसमें। ठीक है, और इसका जो बेसिक होता है 47,600 से स्टार्ट होकर के 1,51,000 तक जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका सैलरी जो स्टार्ट होगी बेसिक आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, और अगर आप इसी पोस्ट पे बने रहोगे तो विथ टाइम आपका 1,51,000 तक बेसिक जा सकता है, हर साल इंक्रीमेंट होकर के। लेकिन लोगों का ये चेंज हो जाता है जो बेसिक्स होता है, क्योंकि जब प्रमोशन होता है तो। ठीक है, तो इसमें जो आपको इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी, सबसे पहले सैलरी बताऊंगा, वो आपको लगभग 75,000 इन हैंड सैलरी के आसपास मिलेगी। ग्रॉस देखा जाए तो 90 से 95 के आसपास पे ग्रॉस आपको सैलरी मिलती है, जिसमें कि आपका पेंशन वाले एनपीएस में आपका कुछ अमाउंट जाता है। ठीक है, पोस्टिंग कहाँ पर होती है, ऑल इंडिया कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है सीएजी में। और आपसे प्रेफरेंस मांगा जाता है। आपका रैंक अगर अच्छा है तो आपको होम स्टेट मिलने के भी चांसेस इसमें होते हैं। ठीक है, वर्कलोड देखा जाए तो एवरेज वर्कलोड है, बहुत ज़्यादा बहुत कम नहीं है, लेकिन कुछ डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ऑफिस मिला है, कैसे आपके सीनियर है, इस पर वर्कलोड डिपेंड करता है। कलर ब्लाइंड इसमें एलिजिबल है, यस, कलर ब्लाइंड अगर हो फिर भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होगे। और आपको पता होना चाहिए कि आप AA का जो पोस्ट होता है इसके लिए एक अलग पेपर देना होता है, अकाउंट्स का देना होता है, स्टैटिक्स का पेपर एक अलग होता है, मैथ्स और रीजनिंग के अलावा जो पेपर होता है मैथ इंग्लिश रीजनिंग जीके, उसके अलावा एक और पेपर देना पड़ता है, तब आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, अब B03 के बारे में जानते हैं। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में जो CSS का पोस्ट होता है, जो सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय में जो पोस्ट होता है, सभी मिनिस्ट्रीज में आपको जो मिलता है, हेल्थ मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, ये सब जो मिनिस्ट्रीज होती है उसमें आपकी पोस्टिंग होती है, और दिल्ली इसकी पोस्टिंग होती है। 692 पोस्ट है, बहुत अच्छा पोस्ट है इस बार 23 में। और इसमें लेवल 7 का होता है, एक ग्रुप बी पोस्ट है। देखो ये भी ग्रुप बी पोस्ट है लेकिन गैजेटेड है, देखो ग्रुप यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी ग्रुप बी पोस्ट है लेकिन ये नॉन गैजेटेड है पोस्ट। ठीक है, इसमें आप जब प्रमोशन जब होता है तब जाकर के आप गैजेटेड हो जाते हो। ठीक है, इसके बारे में बता दूं, इसकी सैलरी जो आपको मिलेगी इन हैंड सैलरी आपको 70 के आसपास इन हैंड सैलरी मिलेगी। ग्रॉस जो होगा 90 के आसपास आपको मिलेगी। ठीक है, उसमें जो ग्रॉस है 95 तक मिलता है ऑडिट ऑफिसर, उसके ऊपर वाला में 95 तक आपको मिलेगा। इसमें आपको 70,000 तक इन हैंड और 90,000 तक आपको ग्रॉस सैलरी मिलेगी। ठीक है, वर्कलोड देखा जाए तो CSS में वर्कलोड होता है, एसो उसको काम करना पड़ता है, ठीक ठाक काम होता है। लेकिन वही 9 to 5 5:30 वाला जॉब है।
और मंडे टू फ्राइडे का जॉब होता है। देखो इसमें सीपीटी एक टेस्ट होता है एक्स्ट्रा आपको, यानी कि अगर आपका अच्छा कंप्यूटर में होगा मार्क्स और कंप्यूटर टाइपिंग अच्छा होगा तभी आप इसमें सेलेक्ट होंगे। और कलर ब्लाइंड भी इसके लिए एलिजिबल है। तो मैंने एसओ सीएसएस के बारे में बता दिया। दिल्ली परमानेंट पोस्टिंग है, यहीं पे जॉब लेते हो और यहीं पे रिटायर करते हो, ये होती है सीएसएस में, ठीक है। उसके बाद आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होता है। इसकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया कहीं पे हो सकती है, 37 पोस्ट है। इसमें 1 मंथ का सैलरी आपको एक्स्ट्रा मिलता है सिक्योरिटी रीजन की वजह से, सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है। और अब जो भी ग्रुप बी का पोस्ट है, जितना भी ग्रुप बी देख रहे हो 4600 वाले, सबका सैलरी वही होगी। इन हैंड सैलरी आपको 70,000 के आसपास मिलेगी और जो ग्रॉस सैलरी होगी 90,000 टोटल, जो जिसमें कि आपको 15 से 18,000 जो हो जाती है, लगभग 85 मान सकते हो उसको। 15,000 के आसपास आपका जो एनपीएस में आपका पैसा डलता है, जो कि पेंशन वाला होता है, न्यू पेंशन स्कीम में जाता है, ठीक है। वर्कलोड देखा जाए तो इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम आपको तो रहेगा, इंटेलिजेंस का काम है तो, ठीक है। इसमें कलर ब्लाइंड लेकिन एलिजिबल नहीं है, नो, क्योंकि इसमें इंटेलिजेंस का काम है, आपको कलर रिकॉग्नाइज करना होता है, ये सब चीज़ें, इसलिए नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसमें 24 पोस्ट है, बहुत कम पोस्ट है। इसकी अलग मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का, और इसमें भी वही सैलरी वगैरह जो एएसओ सीएसएस का है वही है। वर्कलोड देखा जाए तो वैसा ही है जैसा कि सीएसएस में होता है, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है कि इसमें थोड़ा सा प्रमोशन स्लो है एज़ कम्पेयर टू सीएसएस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में। बाकी चीज़ें सेम है और इसमें भी कलर ब्लाइंड एलिजिबल है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मतलब विदेश मंत्रालय, यही पोस्ट है जिसमें कि आपको फॉरेन जाने का मौका मिलता है। फॉरेन जा सकते हो, वहाँ पे 2-4 साल 5 साल जॉब करके 2-3 बार अलग अलग कंट्री में जाकर जॉब कर सकते हो और एक अच्छा सैलरी वहाँ से उठा सकते हो। इसमें 91 पोस्ट है टोटल, सारे कैटेगरी को मिला करके मैं बोल रहा हूँ। जनरल का 44, ओबीसी का 23, ईडब्ल्यूएस का 14, ऐसे अलग अलग है, ठीक है। इसकी भी अगर सैलरी जो स्टार्टिंग की 2 साल होती है, आप दिल्ली में रहते हो, 2 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो कि फॉरेन में आपको पोस्टिंग होगी। दिल्ली में रहोगे तो वही सैलरी मिलेगी जो बाकी एएसओस को मिलते हैं, लेकिन जब आप फॉरेन जाते हो तो वहाँ पे सैलरी आपको 3 लाख से 4 लाख के आसपास इन हैंड सैलरी आपको मिलती है। डिपेंड्स ऑन कि आप किस कंट्री में गया हो, सब कंट्री के अलग अलग थोड़ा सा अलाउंस होता है, ठीक है। और सीपीटी इसमें भी अलाउ जरूरी होता है और कलर ब्लाइंड इसके लिए भी एलिजिबल है, ठीक है। अब होता है मिनिस्ट्री ऑफ एएफएचक्यू, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एएफएचक्यू एयरफोर्स हेडक्वार्टर में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसमें 35 पोस्ट है। इसकी भी दिल्ली में पोस्टिंग आपको होगी। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का भी मैं बताता हूँ कि दिल्ली में परमानेंट पोस्टिंग होती है, यहीं से आप ज्वाइन करते हो और यहीं रिटायर करते हो। उसके बाद एफएचक्यू में यहीं पे दिल्ली में ज्वाइन करते हो, दिल्ली में रिटायर करते हो। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। थोड़ा सा इसमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट होता है। इसका टाइमिंग फिक्स होता है। यहाँ पे आप सुबह 9 बजे जाते हो और 5 बजे तक यहाँ पे ऑफिस होता है। 9 to 5:30 यहाँ होता है। 5:30 के बाद ऑफिस क्लोज हो जाता है, किसी को रहना वहाँ पे नहीं होता अलाउड, पूरा क्लोज हो जाता है। और यहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं होता, स्मार्टफोन, याद रखना। जब आपको ये मिनिस्ट्री मिलती है तो आपको स्मार्टफोन नहीं अलाउड होता। ब्लैक एंड वाइट मोबाइल जिसमें सिर्फ कॉलिंग होता है वो आप ले जा सकते हो, बिना कैमरे वाले फ़ोन। यहाँ पे सैलरी भी आपको सेम ही मिलेगी, जितने एएसयूज़ को मिलती है उतना ही सैलरी इसमें भी मिलता है। और कलर ब्लाइंड इसके लिए भी एलिजिबल होता है। इलेक्शन कमीशन में भी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होते हैं, ठीक है। देखो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में होते हैं, बाकी मैक्सिमम 30-40 मिनिस्ट्रीज होती है उसके अंडर आता है, लेकिन ये सब का अलग अलग एएसओस का वैकेंसीज होती है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन में 4 पोस्ट होते हैं। इलेक्शन कमीशन एक बहुत ही अच्छा पोस्ट है, मैं बोलूँगा क्यों, क्योंकि इसमें प्रमोशन काफ़ी फास्ट है, डबल प्रमोशन स्पीड है, समझ जाओ तो सीएसएस के मुकाबले डबल इसमें प्रमोशन है। तो अगर आपका अच्छा रैंक आता है तो आप इलेक्शन कमीशन चूज कर सकते हो। और वर्कलोड भी मैंने सुना है कि यहाँ पे इतना वर्कलोड होता नहीं है, ठीक है। जब इलेक्शन होते हैं तभी थोड़ा वर्कलोड होता है, नहीं तो नॉर्मली इतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता है। और प्रमोशन के मामले में देखा जाए तो काफ़ी फास्ट प्रमोशन है इलेक्शन कमीशन में, तो आप ये ऑप्ट कर सकते हो। दिल्ली में पोस्टिंग इसमें भी होती है, परमानेंट दिल्ली में ही आप रहोगे, यहीं से ज्वाइन करोगे, यहीं रिटायर करोगे। और कलर ब्लाइंड एलिजिबल हैं। और सीपीटी में कोई सीपीटी रिक्वायर्ड नहीं होता है, ठीक है। सैलरी नहीं होती जितना कि ग्रुप बी को मिलता है। उसके बाद नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईए में, एनआई के लिए एक पोस्ट है, सेम चीज़ें सब दिल्ली में पोस्टिंग होती है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी दिल्ली में ही इसकी पोस्टिंग है, ग्रुप बी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है। और इसमें भी उतना ही सैलरी होती है जितना कि उतना मिलता है, दिल्ली में इसकी पोस्टिंग होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सेंट्रल सीएटी कैट में, इसमें भी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट होता है। इसमें वर्कलोड आपको रहेगा क्योंकि कैट है। इसमें 5 पोस्ट है,
दिल्ली में ही आपकी इसमें पोस्टिंग होगी आपको, और लेवल 7 का जॉब है, और सैलरी उतना ही मिलेगा जितना बाकी एएसओस को मिलते हैं जो दिल्ली में मिलता है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स में असिस्टेंट, वो भी सेम ही है, इसको भी असिस्टेंट नाम दिया गया है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के जैसा ही है, लेकिन सिर्फ असिस्टेंट, इसका नाम चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि पहले भी नाम जितना असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का था ना, एएसओ ही था, लेकिन एक नॉमेनक्लेचर नेम चेंज हो गया, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गया, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल बिजनेस, ये जितने भी असिस्टेंट ग्रुप भी है लेवल 7 का होता है, और सबकी सैलरी वही 17,000 इन हैंड सैलरी, और 85 से 90 के बीच में आपको ग्रॉस सैलरी बनता है, ठीक है। और सब में जो पोस्टिंग होती है दिल्ली में ही मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आती है, ये सारा हो गया आपका ऑफिशियल वर्क है, कोई पब्लिक डीलिंग ये सब में ज़्यादा नहीं है। एक हो सकता है सीएटी में हो सकता है थोड़ा मोड़ा, कि आपको कोर्ट वोट में है तो थोड़ा पब्लिक डीलिंग हो, लेकिन बाकी में इतना ज़्यादा पब्लिक डीलिंग वगैरह उतना नहीं है, आपको अपना सेपरेट काम करना होता है। अब हम चलते हैं, अब जो पोस्ट होते हैं इंस्पेक्टर वाले पोस्ट होते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर, ये सब पोस्ट, वो तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है, वाह बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, 2389 वैकेंसी, बहुत अच्छा खासा वैकेंसी है। तो इस बार आपको होम स्टेट मिलने के चांसेस होगा, क्योंकि जोन होता है सेंट्रल एक्साइज में, जो होता है ना एक्साइज इंस्पेक्टर में जोन आपको होता है बहुत सारा, दिल्ली जोन होता है, बिहार जोन होता है, पटना जोन होता है, भुवनेश्वर जोन होता है, मुंबई जोन होता है, तो आपको जोन मिलने के चांसेस होता है। और एक बार जो जोन मिल जाता है आपको, अभी लाइफ टाइम तक वहीं पर रहना होता है। अभी तक कोई ऐसा ट्रांसफ़र का जोन का नहीं है प्रोविज़न कि आप एक जोन से दूसरे जोन में जा सकते हो, ठीक है। लेकिन वैकेंसी ज़्यादा है तो सभी जोन में आपको पोस्टिंग मिलने के चांसेस है, मतलब आपको अपना प्रिफर्ड जो जोन आता है आपका, जो होम स्टेट वाला, वहाँ पे आपको मिलने के चांसेस अच्छे खासे हैं। इसमें 3 स्टार वाली वर्दी आपको मिलती है, लेकिन वर्दी पहन के नहीं जाना होता है, ठीक है। ऑफिशियल वर्क ही मैक्सिमम होता है, और कुछ लोगों को फील्ड वर्क भी इसमें दिया जाता है। तो सेंट्रल एक्साइज की जॉब अच्छी है, बेटर है, बढ़िया जॉब है, तो आप इसके लिए ऑप्ट कर सकते हो। और अगर आपको होम स्टेट लेना तो इसमें होम स्टेट मिलने के चांसेस होते हैं, ऑल इंडिया इसकी पोस्टिंग होती है, ठीक है। और इसमें जो सैलरी है, सैलरी डिपेंड करता है, देखो एक्स कैटेगरी सिटी और वाई कैटेगरी और जेड। एक्स होता है मेट्रो सिटी, यहाँ पे थोड़ा एचआरए ज़्यादा मिलता है तो सैलरी ज़्यादा होती है। वाई कैटेगरी सिटी जो छोटा सिटी होता है, कैपिटल वगैरह, और जेड कैटेगरी सिटी जो सबसे छोटा सिटी होता है, उसमें सैलरी थोड़ा कम जाता है। तो डिपेंड करता है कि आपको कहाँ मिलेगी। अगर एक्स कैटेगरी सिटी में मिलता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे शहरों में मिलता है, तो आपको सैलरी उतना ही होगा जितना एएसओस का है। 70,000 के आसपास आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी, और 85 के आसपास आपको ग्रॉस सैलरी होगा, ठीक है। तो आप अगर आपको होम स्टेट लेना है तो ये एक अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि इसमें वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, तो चांसेस ज़्यादा है कि आपको अपना होम स्टेट मिल सकता है। देखो लास्ट में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन कौन से फैक्टर को ध्यान में रख करके आपको अपना प्रेफरेंस चूज करना चाहिए और कैसे चूज करना चाहिए, तो वो सब चीज़ें मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले मैं एक बार डिटेल में आपको सब चीज़ें बता दूं, कौन सा पोस्ट कहाँ पे किधर पोस्टिंग होती है, क्या क्या काम होता है। एक्साइज इंस्पेक्टर का काम वही होता है जो मैक्सिमम जो गुड्स होते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाती है ना, उसका देख रेख करना कि कितना गया, कितना माल ट्रांसफ़र हुआ, बस वही चीज़ें। अब प्रिवेंटिव ऑफिसर में जो पोस्टिंग होती है 276 पोस्ट है, वो कोस्टल एरियाज में होते हैं। वाइट यूनिफॉर्म इसमें भी होता है, ठीक है। और इसमें कोस्टल एरियाज में होते हैं, जैसे कि मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, यही सब कोस्टल एरियाज में प्रिवेंटिव ऑफिसर का होता है, वाइट भर्ती होती है। और इसमें भी कस्टम का काम हो, जो समुद्र के रास्ते से जो होता है वही सब चीज़ें, ठीक है। और इसमें भी सैलरी अगर आपको है तो वही जितना सैलरी मिल रहा है बाकी पोस्ट को, ग्रुप बी को, वही उतना ही मिलेगा, क्योंकि लेवल 7 का ये भी है। सीपीटी इसमें रिक्वायर्ड है, और कलर्ड ब्लाइंड एलिजिबल नहीं है। देखो एक्साइज इंस्पेक्टर में भी कलर ब्लाइंड एलिजिबल नहीं है, याद रखना, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप कलर ब्लाइंड हो और अपने भर दिया इसको, ठीक है, तो नहीं भरना आपको। और याद रखना कलर ब्लाइंड वाले वही पोस्ट भरें जिसमें वो एलिजिबल है पहले, और नहीं तो अगर आपको उनको ऐसा पोस्ट मिल गया जिसमें कलर ब्लाइंड एलिजिबल नहीं है और आप भर दिए, तो आपको पता है क्या होगा, फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा आप, क्योंकि कलर ब्लाइंड हो प्लस साथ में आपका नो वाला भर दियो, आपको जिसमें नहीं चाहिए, कलर ब्लाइंड नहीं चाहिए, वो वाला मिल गया, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपको वही भरना है जिसमें कलर ब्लाइंड एलिजिबल है। अब इंस्पेक्टर एग्जामिनर है, एग्जामिनर का भी कोस्टल एरियाज़ में ही आपको इसमें पोस्टिंग होती है। एक्साइज इंस्पेक्टर जैसा ही पोस्ट ये भी है, लेकिन ये कोस्टल एरिया में होती है। मुंबई, चेन्नई, यही सब जो कोस्टल एरियाज़ हैं, कोलकाता वगैरह में आपको एग्जामिनर का पोस्ट, एक टाइम पे एग्जामिनर का पोस्ट टॉप प्रायोरिटी पे होता था, बहुत रैंकर्स लेते थे इसको,
जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रैंकर्स होते हैं, रैंक 1 से रैंक 10 तक लोग लेते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा क्रेज़ कम गया, अभी एमईए का क्रेज़ बढ़ गया है। ठीक है, डिजिटलाइजेशन जब से हो गई और ट्रांसपेरेंसी जब से बढ़ी है, तब आप समझ सकते हो कि क्यों वे पहले लोग प्रीफर करते थे। और इसमें भी आपको सैलरी वही मिलेगी, आपको जितना मैंने बताया 70 के आसपास इन हैंड, और ग्रॉस सैलरी 85 के आसपास। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसकी पोस्टिंग कोस्टल एरियाज में मैंने बता दिया है कि मेल नहीं होता है। डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, इसकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी हो सकती है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की। ठीक है, और इसमें भी सैलरी वही होती है जो ग्रुप बी की होती है। वर्कलोड इसमें देखा जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और आपका टाइम फिक्स नहीं होता है कि आपको 5:30 तक ही रहना है, कभी कभी आपको ऑफिस में लेट आवर्स, कभी सुबह जल्दी, तो थोड़ा सा इसमें हेक्टिक वर्कलोड है जहाँ तक मैंने सुना है। ठीक है, और उसके बाद इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, अब यहाँ से ये भी लेवल, अच्छा इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, अच्छा ये भी ग्रुप 7 यानी कि ग्रुप बी का है। ठीक है, तो ये भी ग्रुप बी का है, 74 पोस्ट है। ये क्या होता है, जो टैक्स, जो पोस्टल असिस्टेंट होते हैं पीए और एसए, उन्हीं का ये हेड होते हैं इंस्पेक्टर पोस्ट, उनसे काफ़ी हाई लेवल वाले होते हैं इनमें। लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि इसमें वर्कलोड होता है, आपको बहुत सारे पोस्ट ऑफिस में जाकर के थोड़ा सा निरीक्षण करना होता है, आपको देखना होता है, सभी का मैनेज करना होता है कि इसमें क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो पोस्टल इंस्पेक्टर का ये काम होता है। ठीक है, थोड़ा हेक्टिक होता है इसमें, सुना है मैंने कि टारगेट भी दिए जाते हैं कुछ आपको, तो थोड़ा वर्कलोड इसमें आपको मिल जाएगा पोस्टल इंस्पेक्टर में, लेकिन अच्छी पोस्ट है ग्रुप बी की, और इसमें सैलरी भी वही है जो ग्रुप बी की मिलती है, और इसमें कलर ब्लाइंड एलिजिबल होते हैं। ठीक है, देखो 70,000 सैलरी आपको मिलता है एक सिटी में। वाई में सिटी में देखा जाए तो 6 से 7,000 आपको 65 के आसपास, 62 से 65 मिलेगा, और जेड सिटी में देखा जाए तो आपको 55 से 60 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी जब जेड कैटेगरी की सिटी में रहेगा तो। ठीक है, इन हैंड सैलरी में बोल रहा हूँ। अब आ रहा है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। अब इसके बारे में क्या ही बोलना, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो हमारे डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उसको देख रेख करता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, और सारे ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग होती है। इसका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का भी ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग होती है, और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का भी ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग होती है। जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर का जोन बना होता है, उसी तरह से इनका भी वही जोन होता है। ठीक है, और सारे जोन में वैकेंसी होती है, आपको वैकेंसी आपको खुद से देखना पड़ेगा, आरटीआई आपको मंगवा करके पता चलेगा कहाँ पे कितनी वैकेंसी है, उसके बाद आप प्रेफरेंस भरते हो तो आपको अपना जोन मिलता है। ठीक है, और काफ़ी पावरफुल पोस्ट है, आपका नाम से ही पता चलता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। सब लोग, पहले भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, अभी थोड़ा सा कम गया क्रेज़, लेकिन अभी भी है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का क्रेज़। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया इसकी पोस्टिंग होती है। वर्कलोड नॉर्मल ही मान सकते हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड तो नहीं होता है। और रेड वेड में भी आप जाते हो कभी कभी, रेड वाली जो टीम होती है, कहीं पे रेड डालना होता है तब वहाँ पे भी जाते हो। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में भी रेड पे आपको जाना पड़ता है। सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई सब इंस्पेक्टर, ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है। देखो ये ग्रुप सी की पोस्ट है, एक्साइज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को ग्रुप सी में रखा गया, और पता नहीं क्यों रखा गया, मुझे नहीं पता, क्योंकि सबका लेवल सेम है, इसका भी बेसिक पे सेम है, फिर भी एंड आई डोंट नो वाई, लेकिन ये ग्रुप सी में आता है। सीबीआई का 127 पोस्ट है। बहुत सारे लोगों का ये एकदम, जो बोलते हैं ना, ड्रीम पोस्ट होता है कि मुझे सीबीआई इंस्पेक्टर में जाना, सीबीआई में जाना, तो वो उनके लिए है। लेकिन मैं यहाँ बता दूँ कि वर्कलोड भाई खतरनाक वाला रहेगा। ठीक है, वर्कलोड रहेगा, काफ़ी मोटी मोटी फाइल्स आपको डील करना पड़ेगा, बड़ा बड़ा मैटर आपको डील करना पड़ेगा, और इसकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो आप ये चूज़ करना, कलर ब्रांड इसमें एलिजिबल होते हैं। ठीक है, और इसमें मेडिकल टेस्ट भी आपका लिया जाता है। देखो मेडिकल टेस्ट एक्साइज इंस्पेक्टर में भी होता है, प्रिवेंटिव ऑफिसर में भी मेडिकल टेस्ट देखा जाता है, और आपका फिजिकल टेस्ट होता है, स्टैंडर्ड भी होते हैं, एग्जामिनर में भी होता है, और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में नहीं होता है कुछ, सीबीआई इंस्पेक्टर में होता है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, तो आप देख सकते हो कि मेडिकल टेस्ट में क्या होता है। एसएससी मेडिकल टेस्ट बाय गोल्डन एसओ सर्च करोगे तो मिल जाएगा। अब असिस्टेंट का पोस्ट कुछ और है, जैसे ऊपर का असिस्टेंट पोस्ट था, ऐसे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में, मिनिस्ट्री ऑफ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो इसकी पोस्टिंग आपको छोटे कम पोस्ट है, तो दिल्ली में चांसेस ज़्यादा होता है, लेकिन अदर जगह पे भी इसके पोस्टिंग हो सकता है। सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस, जैसे ये पासपोर्ट्स ऑफिस है, तो इसका कहीं भी हो सकता है। ठीक है, सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस में तो कहीं पे भी, ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी हो सकता है, 3 ही पोस्ट है। तट रक्षक, इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट असिस्टेंट,
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक पोस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स असिस्टेंट टेलीकॉम रेगुलेटरी 18 पोस्ट। ये सब सारी की पोस्टिंग जो है ना ग्रुप बी नहीं है, ये सारे जो यहाँ से असिस्टेंट है ना, सॉरी हाँ, यहाँ से जो असिस्टेंट आ रहे हैं ना ग्रुप सी वाले हैं सारे, मतलब ग्रुप बी में है, लेकिन इनका जो ग्रेड पे है जो 4200 ग्रेड पे आते हैं, वो 4600 नहीं 4200 ग्रेड पे इनका बेसिक कम होता है। तो इसमें जो सैलरी होगी 4200 वाले में, इनहैंड सैलरी आपको जो मिलेगी, इनहैंड सैलरी इसमें आपको मिलता है ग्रुप बी 4200 में 55,000 के आसपास मिलेगी, 55 से 60 के आसपास मिलेगा, और जो ग्रॉस होगा लगभग आपका 80,000 तक जाएगा। ठीक है, 75 से 80,000 तक में जाएगा। अब एग्जैक्ट एकदम नहीं बताऊंगा कितना लगेगा, लेकिन आपको 55 से 58 के आसपास, 55-56 के आसपास आपको अगर दिल्ली में होगी तो दिल्ली में आपको 55 से प्लस ही आपको मिलेगा आपको इन हैंड सैलरी में। ठीक है, ये सब 4200 ग्रेड पे वाला होता है। तो ये सारे असिस्टेंट का पोस्ट है, दिल्ली में ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन कुछ कुछ में अदर भी मिल सकता है। इसके बारे में मुझे बहुत अच्छे से डिटेल्स नहीं पता है, लेकिन मैक्सिमम जो असिस्टेंट होते हैं उनकी पोस्टिंग दिल्ली में होती है। और कलर ब्लाइंड देख लो, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में कलर ब्लाइंड एलिजिबल है, माइंस में भी एलिजिबल है, और तुम्हारा मेट्रोलॉजिकल वाले में नोट एलिजिबल, नो एलिजिबल, और सेंट्रल पासपोर्ट में यस, तटरक्षक में यस। तो ये सब चीज़ें आप खुद देख लो। टेलीकॉम रेगुलेटरी में नो। अब हम चलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टिगेशन, NIA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के आता है सब इंस्पेक्टर। इसकी पोस्टिंग, इसका ट्रेनिंग मैंने सुना है कि काफ़ी लंबा होता है, लगभग 1 साल या 1.5 साल के आसपास का ट्रेनिंग होता है, और ऑल ओवर इंडिया आपको करवाया जाता है ट्रेनिंग, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, सब जगह। ठीक है, तो थोड़ा मोड़ा इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये टफ जॉब होता है। टफ, आपको सुबह कभी भी अचानक से आपको पास नोटिस आ जाएगा कल यहाँ पे जाना है, कल यहाँ जाना है, क्योंकि ऑपरेशंस होते हैं, NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होता है। तो आपका इसमें टफ होता है, आपको फिजिकली एक्टिव होना पड़ता है, फिट होना पड़ता है, आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ता है, आपको थोड़ा रिस्की एरिया में भी काम करना पड़ सकता है, और बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें सिखाया जाता है, साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाया जाता है। तो इसका ट्रेनिंग मैंने सुना है कि बहुत खतरनाक होता है, आपको एक बहुत अलग तरह का यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है, NIA में कलर ब्लाइंड तो एलिजिबल नहीं होते हैं। इसमें भी जो सैलरी आपको लगभग 55 से 60 के आसपास इन हैंड सैलरी मिलती है अगर आपकी दिल्ली में पोस्टिंग होती है तो। और इसकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकती है, और इसमें हमेशा इधर उधर आपको चेंज करता ही रहता है लोकेशन, याद रखना NIA में। अब उसके बाद आ गया एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट होता है CBIC में, जो ये टैक्स असिस्टेंट होता है ना, टैक्स असिस्टेंट से ऊपर, और ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स के नीचे होता है, बीच में होता है, तो आप वही मान सकते हो। CBIC में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस वाला होता है। और इसमें जो पोस्ट है 570 है, ये भी, इसकी भी सैलरी लगभग 55,000 के आसपास इन हैंड सैलरी मिलेगी, और इसकी भी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया जोन वाइज होती है। ठीक है, उसके बाद नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन रिसर्च असिस्टेंट, इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, दिल्ली में ही पोस्टिंग होनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर JSO, ऑल ओवर इंडिया इसकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। JSO के लिए एक अलग पेपर भी देना पड़ता है, तभी आप एलिजिबल होते हैं, इसका कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है। ऑल ओवर इंडिया कहीं भी JSO को पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है, और इसमें डोर टू डोर भी मैंने सुना है कि स्टैटिकल ऑफिसर में आपको जैसे कि कोई निरीक्षण होता है, कोई डाटा वाटा कलेक्ट करना होता है जा करके, ये सब चीज़ें कहीं काम होता है। JSO का वर्कलोड बहुत ज़्यादा नहीं होता है, नॉर्मल ही होता है, तो ये ऑप्ट कर सकते हो आप। मेरा एक जो दोस्त है वो अभी शायद उधर की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ पोस्टेड है इसमें JSO में। स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर 86 पोस्ट है, ये भी लेवल 6 की पोस्ट है, इसका भी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका चला गया 4200 ग्रेड पे वाला जितने भी पोस्ट थे वो। ठीक है, 4200 ग्रेड पे। अब यहाँ से नीचे जो आएगा 2800 ग्रेड पे वाली पोस्ट आएगी, और इसकी जो सैलरी आपको इन हैंड सैलरी 45 से 50 के आसपास, और ग्रॉस है ना 60 के आसपास तक बनती है। ठीक है, अब ऑडिटर इन कैबिनेट सेक्रेटरीट 10 पोस्ट है, दिल्ली में ही उसकी पोस्टिंग हुई है, क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटरीट दिल्ली में ही है, तो इसकी परमानेंट पोस्टिंग दिल्ली में ही चांसेस है। अभी लगता है नया नया पोस्ट आया, पहले कैबिनेट सेक्रेटरीट में ऑडिटर नहीं आता था, अब आया है। ठीक है, ऑडिटर इन AG ऑफिस में जो ऑडिटर होता है, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, सारे स्टेट्स में होता है, कैपिटल में होता है, वर्कलोड उतना ज़्यादा नहीं होता है, अच्छा होता है। ठीक है, तो ये आप ऑप्ट कर सकते हो, आपको होम पोस्टिंग मिलने के चांसेस होते हैं। ऑडिटर
अकाउंटेंट इन सीएजी। अब अकाउंटेंट इन सीएजी ये भी आपको सीएजी एजी ऑफिस में होता है और इसमें भी आपको अपना होम स्टेट मिलने के चांसेस होते हैं, लेकिन पोस्ट अभी वैकेंसी बहुत कम है, तो रैंक अच्छा आएगा तभी आपको अपना होम स्टेट मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। और इसमें कैपिटल में हमेशा जो स्टेट होता है उसके कैपिटल में ही एजी ऑफिस होता है, ठीक है। अब एक सीजीए अकाउंटेंट है, सीजीए अकाउंटेंट इसका हेडक्वार्टर जो सीजीए है मतलब दिल्ली में है, इसकी दिल्ली ज़्यादा पोस्टिंग होती है, मैक्सिमम 70 से 80% आपकी पोस्टिंग दिल्ली में होती है। तो 1100 पोस्ट है ना, तो आप मान के चलो कि 700 से 800 जो लोग का होगा वैकेंसी वो दिल्ली में होगी। काफ़ी वैकेंसी आई है, अगर आपको दिल्ली चाहिए तो ये पोस्ट ऑप्ट कर सकते हो, और इसमें वर्कलोड भी ज़्यादा नहीं होता, नॉर्मल होता है। पहले मैं इसी जॉब पे 2 साल मैंने काम किया है, इसी वाले जॉब में, तो वर्कलोड उतना ज़्यादा नहीं था, अच्छा था। फिर भी डिपेंड करता है कि आपका ऑफिसर कैसा, आपको कौन सा सेक्शन मिलता है उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन उतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता, मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वर्कलोड नहीं मिलेगा, और दिल्ली मिलने के चांसेस होते हैं, और साथ में आपको अपना होम स्टेट मिलने का भी चांसेस होता है। अगर वहाँ पे आपको अगर मिनिस्ट्री वैसी मिल गई जहाँ का रीजनल ऑफिस आपके होम स्टेट में हो तब मिल सकता है। तो लक पे डिपेंड करता है आपको मिलने का यहाँ पे, ठीक है इसमें। और ये बात आ रही है कि इसका देखो, इसमें क्या है ना, 3 साल के बाद अपने आप 4200 में चले जाते हो, ठीक है। लेकिन वो अब बात चल रही है कि अब 3 साल के बाद अपने आप 4600 हो जाने वाला है, ये शायद अकाउंटेंट, सीजी अकाउंटेंट। अब सीजी सीए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में भी जूनियर अकाउंटेंट, ये भी 2800 ग्रेड पे वाली जॉब है, इसमें भी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकती है। जूनियर अकाउंटेंट इन वाटर रिसोर्स एंड रिवर डेवलपमेंट, इसमें भी कहीं भी आपको पोस्टिंग हो सकती है ऑल ओवर इंडिया, 11 पोस्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ इंजीनियरिंग सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसकी पोस्टिंग जो होती है ना कोस्टल एरिया में होती है, जहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन डिफेंस का जो कंस्ट्रक्शन वगैरह होता रहता है वहाँ पे होती है, थोड़ा सा हार्ड पोस्टिंग होती है ये। और ये लेवल 4 की, यहाँ से आपको 2400 ग्रेड पे वाला आ गया, ठीक है। यहाँ तक आपको जो था अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट तक 2800 था, अब यहाँ से कम गया। यहाँ पे आपको जो सैलरी मिलेगी 40,000 के आसपास आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी, अगर दिल्ली के हिसाब से देखा जाए तो। और अगर अदर सिटी है तो थोड़ा और कम, 35 के आसपास ऐसे मिलेगी, 35-36 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो ये 2400 ग्रेड पे वाली जॉब है। और उसके बाद यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क, इसमें दिल्ली में पोस्टिंग मिलने के चांसेस होते हैं, माइक्रो एंड स्मॉल एमएसएमई ये सब में दिल्ली में चांसेस होते हैं आपको मिलने की। इसके भी सैलरी वही 40,000 के आसपास अगर दिल्ली में पोस्टिंग होती है तो कलर ब्लाइंड एलिजिबल होता है, लेकिन मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में कलर ब्लाइंड एलिजिबल नहीं होते हैं, ओके। अपर डिवीजन क्लर्क की मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, दिल्ली में पोस्टिंग होने के चांसेस हैं इसमें। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में अपर डिवीजन क्लर्क, नारकोटिक्स में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकती है, और कलर ब्लाइंड एलिजिबल है, और टेस्ट इसमें चाहिए, टाइपिंग टेस्ट आपका जरूरी है। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी अपर डिविजनल क्लर्क, ये भी दिल्ली में पोस्टिंग है। तो ये सब चीज़ें आप द सीरियल बाई आप भर सकते हो। 2400 ग्रेड पे वाला ना टैक्स असिस्टेंट को पहले आप भर सकते हो, 2400 वाले में बहुत सारे पोस्ट हैं, ये सब चीज़ें सब 2400 वाले 1-1, 2-2, 3-3 पोस्ट हैं। फिशरीज ये तो ये आप रैंडम कोई भी भर सकते हो। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में 123 पोस्ट है, इसका यूडीसी का पोस्ट, इसको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टिंग आपका हो सकता है। एटॉमिक एनर्जी आपको वहीं पे मिलेगा जहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा, वहीं आसपास आपकी इसकी पोस्टिंग होगी। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, इसमें भी आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है, जहाँ माइंस होता है वहीं के आसपास आपको मिलता है। माइंस का जो ऑफिस होता है जो देख रेख करता है वहाँ पे अपर डिविजनल क्लर्क। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड अर्थ टेक्नोलॉजी, ये भी पोस्टिंग आपको कहीं भी हो सकती है, यूडीसी की पोस्टिंग। साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस का जहाँ जहाँ आपका ऑफिसेस होंगे वहाँ पे हो सकती है इसकी पोस्टिंग। उसके बाद आता है टैक्स असिस्टेंट, सीबीडीटी और सीबीईसी में। तो सीबीडीटी होता है जो कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का जो होता है छोटा भाई मान सकते हो, टैक्स असिस्टेंट का 587 पोस्ट है, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, जोन में कोई भी जोन में, डिपेंड करता है आपका रैंक कितना है, आपको प्रेफरेंस में क्या मिला, ठीक है। सीबीआईसी इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी होता है, इसमें भी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। इसकी सैलरी मैंने पहले ही बता दिया है कि आपको 40,000 के आसपास इन हैंड सैलरी मिलेगी, और ग्रॉस होती है 55 के आसपास, आपका 50 से 55 के आसपास आपको ग्रॉस सैलरी मिलती है। और XYZ कैटेगरी सिटी पे डिपेंड करेगा, मैं एक सिटी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, दिल्ली वाले सिटी के हिसाब से। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है, ये भी 2400 ग्रेड पे की पोस्ट है, 15 पोस्ट है, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। ये दोनों टैक्स असिस्टेंट में काम उतना ज़्यादा नहीं होता, वर्कलोड कम होता। बाकी ये सब जितने भी पोस्ट है ना यूडीसी वगैरह का, वर्कलोड उतना ज़्यादा नहीं होता है। देखो फिर भी देखो वर्कलोड का कभी नहीं बता सकते कि वर्कलोड कैसा होता है,
वर्कलोड डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ऑफिस मिला है, वहाँ पे सीनियर कैसे हैं, इस पर बहुत डिपेंड करता है सब जगह पे, सारे पोस्ट का यही है। ठीक है, डिविजनल अकाउंटेंट का इस बार पोस्ट नहीं है। डिविजनल अकाउंटेंट बहुत अच्छी पोस्ट है वो भी, उसमें एक स्टेट आपको मिलता है और उसी स्टेट में आपको लाइफ टाइम काम करना होता है, लेकिन अभी तक डिविजनल अकाउंटेंट का एक भी 2023 में दिया नहीं है। ठीक है, और वर्कलोड बहुत कम होता है डिविजनल अकाउंटेंट के लिए, वहाँ पे पढ़ सकते हो आप आराम से, पढ़ाई अगर आगे करनी है तो ये थे सारे पोस्ट। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कितनी सैलरी मिलती है ग्रुप बी वाली, ग्रुप सी वाली, और 48 ग्रेड पे 4600 4200 कहाँ कहाँ पोस्टिंग होती है, ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको कुछ लास्ट में चीज़ें बताने वाला हूँ कि कौन सा फैक्टर, आप जैसे कि प्रेफरेंस भरोगे तो आपको कौन कौन सा चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। देखो मेरा एक्सपीरियंस जो बोलता है वो सबसे कि आपको कहाँ पे प्रेफर करना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दो अपने होम स्टेट को। अगर होम स्टेट, अगर अपने घर के आसपास अगर जॉब मिल जाती है तो सबसे बेहतर होगा आपके फ्यूचर के लिए। ठीक है, आपको लगेगा कि दिल्ली जैसे शहर में ले लूँ, लेकिन आपको 3-4 साल के बाद, 2-3 साल के बाद आपको रिग्रेट होगा, अरे यार कहाँ पे आ गए। अगर आप छोटे मोटे शहर से हो, छोटे शहर से हो, अगर आप यहाँ पे आ जाते हो तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप दिल्ली के हो तो दिल्ली वाले तो प्रीफर करो कि आपको दिल्ली में ही मिल जाए सबसे बेस्ट, वो तो चाहेंगे ही, दिल्ली वाले तो दिल्ली में ही लेंगे। अगर दिल्ली के आसपास हो, हरियाणा के आसपास हो, 1-2 घंटे का जर्नी है, गाजियाबाद वगैरह हो, तो आप दिल्ली प्रीफर कर सकते हो। CSS जो हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जितने भी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है वो सब पोस्ट ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन आप दिल्ली से दूर हो, जैसे बिहार जैसे कोई छोटे से डिस्ट्रिक्ट में हो, झारखंड जैसे, यूपी, तो आप प्रीफर करो कि एक्साइज इंस्पेक्टर वगैरह लो, ताकि आपको अपना कम से कम स्टेट मिल जाए, स्टेट के आसपास हो, 1-2-3 घंटे का जर्नी हो, आप अपने घर जा सको। ठीक है, क्योंकि दिल्ली में मैं 4-5 साल रहा हूँ तो देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम तो होती ही हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज़्यादा है, ये सब चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ें आपको कंसिडर करके रखना चाहिए। हाँ, लेकिन कुछ कुछ लोगों का ऐसा होता है कि नहीं मुझे दिल्ली ही चाहिए, अपना लाइफस्टाइल को चेंज करना है, मुझे ऐसे रहना है, तो वो अपना दिल्ली आ सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँगा कि 2-3 साल के बाद फिर आपको लगेगा कि नहीं घर ही जा सबसे ज़्यादा बेटर है। सबका प्रेफरेंस होता है होम स्टेट, तो होम स्टेट को सबसे पहला प्रेफरेंस जरूर देना। अब हम चलते हैं कि पढ़ाई के हिसाब से, अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो कौन सा पोस्ट अच्छा रहेगा। देखो यूपीएससी का प्रिपरेशन ना जॉब के साथ करना उतना आसान नहीं होता, बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि किसी भी जॉब में आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको एकदम फ्री टाइम दे दिया जाएगा कि सुबह से शाम तक आपको कोई काम ही नहीं है, ऐसा होगा ही नहीं। और आप पढ़ाई करने बैठोगे तो थोड़ा थोड़ा काम बीच बीच में तो डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, वो तो डिस्टर्बेंस ऐसे नहीं पढ़ सकते। यूपीएससी का प्रिपरेशन के लिए पूरा फ्री टाइम चाहिए। लेकिन हाँ, फिर भी कुछ कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें कि आपको वर्कलोड कम होता है। जैसे कि मैं बता सकता हूँ कि डीए का जो डिविजनल अकाउंटेंट का जो पोस्ट है ना, उसमें वर्कलोड कम था, वहाँ पे आराम से आप पढ़ाई कर सकते हो। पहला 2 साल तो आपको एक ट्रेनिंग दिया जाता है, और ट्रेनिंग में आपको कुछ नहीं करना होता, बस एक किसी ऑफिसर के साथ बैठना होता है। तो डीए का पोस्ट में आप कर सकते थे, लेकिन डीए का पोस्ट है नहीं। एक अकाउंटेंट ऑडिटर का ये सब पोस्ट है, इसमें थोड़ा वर्कलोड कम होता है, तो यहाँ पे कर सकते हो। जो सीजीए अकाउंटेंट मैंने बोला, सीजीए अकाउंटेंट जो दिल्ली में 1100 पोस्ट है, उसको ऑप्ट कर सकते हो, उसमें वर्कलोड थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, देखो ऐसा मैं एकदम गारंटी के साथ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि अब डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पे पोस्टिंग मिली है। ठीक है, लेकिन जो मैक्सिमम नॉर्मल केस में जो होता है कि वहाँ पे वर्कलोड कम होता है, आपको 2-3 घंटे 4 घंटे आपको ऑफिस में मिल जाएगा, और बाकी सैटरडे संडे तो ऑफ होता ही है सारे भी सेंट्रल गवर्नमेंट वाले जॉब में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे यूटिलाइज करना पड़ेगा। ओके, तो मैंने आपको बता दिया कैसे फिल करना होता है। अच्छा, फिल करने का तरीका क्या होता है कि आपको कैसे फिल करना होता है, तो आपको फिल अपने प्रेफरेंस के हिसाब से भरो, रैंडम नहीं भरना होता कि कोई भी टैक्स असिस्टेंट पहले भर दिए, चाहिए भर दिए, रैंडम कुछ भी भर दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं। सबसे पहले आपको नंबर 1 पे जो भरना होता है ना प्रेफरेंस के टाइम पे, वो जो सबसे अच्छा पोस्ट जो आपको लगता है, जिसको आपको मिल जाए पहली बार में तो आपको दिल खुश हो जाए, वैसा मान लो कि आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आपका है ड्रीम। ठीक है, तो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पहला भरो, फिर मान लो कि एक्साइज इंस्पेक्टर, तो दूसरे नंबर पे एक्साइज इंस्पेक्टर भरो, ऐसे भर सकते हो। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी होता है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हमको मिल तो जाएगा, लेकिन हमको मिलेगा साउथ में मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है ना कि अगर आपका रैंक नहीं अच्छा है, 2000 रैंक आया है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिलने के चांसेस है, लेकिन साउथ में मिला, लेकिन साउथ आप नहीं चाहते हो, तो आप तब आप भर सकते हो कि मुझे नहीं टैक्स असिस्टेंट टीए ही चाहिए, लेकिन अपने पटना में चाहिए, पटना मुझे मिल जाएगा इतना रैंक में। आपको प्रिडिक्शन करना होगा, कोई बता तो नहीं सकता एग्जैक्ट कि आपको मिलेगा कि नहीं, लेकिन आपको एक सेंस लगाना होगा कि हाँ इतने पोस्ट टीए का पटना जोन में है, तो मुझे पटना मिल जाएगा, तो मैं कम ही पैसा कमाऊंगा लेकिन अपने होम स्टेट में। तो आपको वो प्रेफरेंस सबसे पहले भरना है जो आपको चाहिए। तो ये सब देखना पड़ता है। मान लो एक्साइज इंस्पेक्टर में आपको 1500 रैंक आ गया, इस बार 2300-2400 के आसपास पोस्ट है, तो 1500 रैंक में आपको बहुत अच्छा चांस है कि आपको अपना होम स्टेट मिल जाएगा।
तब आप एक्साइज इंस्पेक्टर पहला प्रेफरेंस भर सकते हो और आपको अपना जोन मिल जाएगा, बिहार जोन मिल जाएगा, भुवनेश्वर जोन मिल जाएगा, दिल्ली मिल सकता है। ठीक है, तो आपको वैसे एक एक करके सारे भरने होते हैं और जितना भर सकते हो सारे भर दो। पहले अगर किसी को लगता है कि नहीं भाई हमको तो 2400 भी मिल जाएगा, कोई भी मिल जाएगा तो ठीक है, तो पहले आपको 4600, पहले 4800 भरना अगर आप एलिजिबल हो तो, फिर 4600 वाले पोस्ट भरना, उसके बाद 4200 वाले भरना, फिर 2800 वाले, फिर 2400 वाले, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे आपको प्रेफरेंस भरना होता है। हाँ, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, सारे पोस्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि कहाँ पे किसकी क्या पोस्टिंग होती है, और ये वीडियो शायद आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, तो आप इन्हीं में से कोई अपना एक फेवरेट पोस्ट बना लो और उसके लिए अपना मेहनत करो। जो देखो इस बार जो प्रेफरेंस भरने वाले तो वो तो ठीक है, जो प्रेफरेंस नहीं भरने वाले आगे की तैयारी कर रहे हैं, तो एक को अपना टारगेट बना लो कि नहीं मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अपने होम स्टेट में चाहिए, मुझे 10 रैंक लाना है, 50 रैंक लाना है। वैसा टारगेट बना करके अपना पढ़ाई करो और विजुलाइज करो कि आप अपना उस गोल को अचीव कर लियो और आपको अपना होम पोस्टिंग मिल गया, अपने घर से कार से निकाल करके जा रहे हो ऑफिस। ऐसा करोगे तो आपको मोटिवेशन बनते रहेगा और आप मेहनत करते रहोगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। चलो बाय बाय।